बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम फंक्शंस ऑफ स्टोमक की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी स्टोमक की स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम देखेंगे कि जब फूड स्टोमक के अंदर पहुंच जाती है तो फिर उसकी डाइजेशन किस तरीके से होती है। स्टोमक के अंदर दो तरह की डाइजेशन हो रही होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी केमिकल डाइजेशन। सबसे पहले हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन में बेसिकली जो बोलस ऑफ फूड स्टोमक के अंदर पहुंचता है उसको मिक्स करने का काम किया जाता है। ये मिक्सिंग एक्शन स्टोमक वॉल्स के ज़रिए से परफॉर्म किया जाता है। इस दौरान स्टोमक की वॉल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो एक मिक्सिंग वेव जनरेट करती हैं। ये एक कंट्रैक्शन वेव होती है जिसके ज़रिए से फूड को मिक्स या चर्न किया जाता है विद इन द स्टोमक। इस प्रोसेस को, इस मिक्सिंग के प्रोसेस को हम चर्निंग का नाम देते हैं। इस दौरान फूड का बोलस स्टोमक में मौजूद सक्रीशंस के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक थिक लिक्विड बन जाता है जिसे काइम कहा जाता है। ये कंट्रैक्शन वेव या मिक्सिंग वेव चूंकि स्टोमक के मसल जनरेट कर रहे होते हैं, तो ये स्मूथ मसल जो स्टोमक की वॉल में मौजूद हैं ये 3 लेयर्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि स्टोमक की वॉल में जो मस्कुलर लेयर मौजूद थी उसमें 3 तरह के मसल्स की लेयर पाई जा रही थी। एक लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर थी, दूसरी सर्कुलर मसल लेयर थी और तीसरी ऑब्लिक मसल लेयर थी। ये तीनों मसल्स की लेयर ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती हैं या मिक्सिंग वेव्स जनरेट करती हैं जिनकी वजह से जो फूड है उसका, फूड के बोलस हैं उनका गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करके चर्निंग एक्शन जनरेट किया जाता है, जिसके नतीजे में फूड एक थिक लिक्विड में तब्दील हो जाती है जिसे काइम कहते हैं। इसके साथ ही फूड की मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फूड के साथ गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होते हैं तो फूड की केमिकल डाइजेशन का अमल भी साथ ही शुरू हो जाता है। स्टोमक के अंदर जो सक्रीशंस रिलीज होती हैं इनमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रन, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजन शामिल हैं। ये स्टोमक की वाल के एपिथेलियल सेल्स, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो रिलीज कर रहे होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट सक्रीशंस, डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात की थी जो डिफरेंट सक्रीशंस रिलीज कर रहे थे। सबसे पहली सक्रीशन म्यूकस सक्रीशन थी। म्यूकस सेल जो एपिथेलियल लेयर में मौजूद होते हैं ये म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस एक विस्कस अल्कलाइन लिक्विड होता है जो कि एपिथेलियल सेल्स को लुब्रिकेट करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिडिक काइम एंड पेप्सन। पैराइटल सेल्स की सक्रीशंस की अब हम बात करते हैं। पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं या सक्रिएट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स विटामिन B12 के साथ मिलते हैं और जिससे विटामिन B12 की इलियम में एब्जॉर्प्शन आसान हो जाती है। इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, वहाँ पर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब किया जाता है और इंट्रिंसिक फैक्टर जब विटामिन B12 के साथ बाइंड होते हैं तो फिर ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। HCl जो कि पैराइटल सेल्स की ही दूसरी सक्रीशन है, इसका काम बेसिकली स्टोमक के अंदर pH को लो करना होता है। इसी HCl की वजह से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टोमक के अंदर pH
1 to 3 तक चली जाती है। टिपिकली अराउंड द ईयर 2 होती है। और इस एसिडिक एनवायरनमेंट का मेन पर्पस क्या है वो हम देखेंगे कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस क्या हैं जो इसको पैराइटल सेल्स रिलीज कर रही हैं। सबसे पहला काम तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उन बैक्टीरिया को किल करना होता है जो हम अपनी फूड के साथ इंजेस्ट कर रही हैं और वो हमारे स्टोमक में आ रही हैं। दूसरा काम, ये HCl स्लेवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टोमक के अंदर रोक दी जाती है या थोड़ी देर के लिए हाल्ट कर दी जाती है। तीसरा काम HCl का ये है कि ये प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है ताकि आसानी से गैस्ट्रिक जूसेस प्रोटीन के अंदर एब्जॉर्ब होकर उनके पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकें और उनकी डाइजेशन इजी हो सके। इसके अलावा जो HCl है वो स्टोमक के अंदर वो pH जनरेट करता है, लो pH एनवायरनमेंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो पेप्सिन हार्मोन है वो अपनी ऑप्टिमल एक्टिविटी पर वर्क कर पाता है। चीफ सेल सिक्रीशंस के बारे में अब हम बात करेंगे। हमने म्यूकस सेल की सिक्रीशन की बात कर ली, हमने पैराइटल सेल्स की सिक्रीशंस की बात कर ली। अब तीसरे सेल जो एपिथेलियल लेयर में मौजूद हैं स्टोमक वाल की, उनको हम चीफ सेल्स कहते हैं, उनकी सिक्रीशंस के बारे में हम बात करेंगे। चीफ सेल्स पेप्सिनोजन हार्मोन चीफ सेल्स पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको ज़ाइमोजन ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर करके रिलीज किया जाता है। इसको फ्रीली रिलीज नहीं किया जाता बल्कि ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, जिनको हम ज़ाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट किया जाता है विद इन द कैविटी ऑफ द स्टोमक। ये पेप्सिनोजन HCl के एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जो ऑलरेडी पेप्सिन स्टोमक के अंदर, स्टोमक कैविटी के अंदर मौजूद होता है, एग्जिस्टिंग पेप्सिन, उसकी वजह से भी ये पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है। यानी दो रीजंस हैं, दो फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए से पेप्सिनोजन अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक बिकॉज ऑफ द HCl एंड दूसरी है एग्जिस्टिंग पेप्सिन। जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, देन दिस पेप्सिन catalyzes the cleavage of the covalent bond in the protein to form the smaller peptides, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं उनके कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, ये पेप्सिन ब्रेक करता है और उन प्रोटीन्स को जो कि लार्जर पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये सारा काम ये एट द pH 3 और लेस पर कर रहा होता है और यही वो pH है जिस पर ये पेप्सिन एंजाइम अपना ऑप्टिमम फंक्शन या ऑप्टिमम रोल प्ले कर रहा होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी, ऑप्टिमल कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा होता है। इस डायग्राम के अंदर आप इसी पेप्सिन के एक्शन को देखेंगे। ये आपको एक प्रोटीन नज़र आ रही है जो एक लार्जर पॉलीपेप्टाइड की शक्ल में मौजूद है और पेप्सिन इस प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है अपने एक्शन के ज़रिए से एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर। इस सारे काम में नर्वस और गैस्ट्रन दोनों मैकेनिज्म अपना रोल प्ले करते हैं। इन दोनों मैकेनिज्म्स के रोल को अब हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम अपना क्या रोल प्ले करता है स्टोमक की डाइजेशन में और गैस्ट्रन हार्मोन अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। जो गैस्ट्रिक जूस है स्टोमक के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लीटर
पर डे प्रोड्यूस हो रहा होता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय बोथ नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स। इसकी प्रोडक्शन नर्वस और हार्मोनल दोनों मैकेनिज्म्स के जरिए रेगुलेट की जाती है। की रेगुलेटेड हार्मोन्स जो इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन में, उनमें गैस्ट्रन, सिक्रीटन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स और कोलिसिस्टोकाइनिन शामिल हैं। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। टेस्ट, स्मेल, चूइंग, स्वेलोइंग एंड प्लेजेंट थॉट ऑफ फूड, ये वो सारे स्टिमुलस हैं जो ब्रेन के अंदर मौजूद मेडुला के सेंटर्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट करें और ये नर्वस स्टिमुलेशन या न्यूरोनल स्टिमुलेशन स्टोमिक के म्यूकोजा को ट्रिगर करें कि वो एसिटाइल कोलाइन रिलीज करना शुरू कर दें। ये एसिटाइल कोलाइन स्टिमुलेट करेगी पैराइटल सेल्स को जो कि एपिथेलियल लेयर के अंदर स्टोमिक के मौजूद हैं ताकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ ये एसिटाइल कोलाइन चीफ सेल्स को भी स्टिमुलेट करती है कि वो पेप्सिनोजन रिलीज करना, सेक्रेट करना स्टोमिक कैविटी के अंदर शुरू कर दें। तीसरा काम जो एसिटाइल कोलाइन है वो एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि वो गैस्ट्रन हार्मोन रिलीज करे। इस गैस्ट्रन हार्मोन का अब हम रोल देखेंगे कि वो क्या रोल है जो ये गैस्ट्रन हार्मोन प्ले करता है इस सारे स्टोमिक के डाइजेशन की एक्टिविटी के अंदर। गैस्ट्रन हार्मोन स्टोमिक वाल में या एपिथेलियल लेयर के अंदर, स्टोमिक की एपिथेलियल लेयर के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो रिलीज कर रहे होते हैं, वो सेक्रेट कर रहे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू दी एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन के रिस्पॉन्स के नतीजे में ये गैस्ट्रन हार्मोन सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ट्रेवल करता हुआ पैराइटल सेल तक पहुंचता है और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो फर्दर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना शुरू कर दें ताकि स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की अमाउंट में इजाफा हो जाए। स्टिमुलाई फॉर ग्रेटर गैस्ट्रिक सिक्रीशन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द स्टोमिक। एक तो जो स्टोमिक के अंदर फूड की प्रेजेंस है वो ग्रेटर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनिशिएट करती है। जैसे ही फूड स्टोमिक में आती है तो गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट किया जाता है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या स्टिमुलाई का रोल प्ले करती हैं इस सिलसिले में कि गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट किया जाए। एक डिस्टेंशन ऑफ द स्टोमिक है और दूसरा प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स हैं। जब आपकी फूड के अंदर अगर अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस स्टोमिक वाल रिलीज करेगी जिसके नतीजे में डाइजेशन स्टोमिक के अंदर ज़्यादा हो सकेगी। पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टोमिक के अंदर। अभी हमने बात की कि स्टोमिक की वॉल जो है वो एक मिक्सिंग वेव प्रोड्यूस करती है अपने स्मूथ मसल्स के ज़रिए से ताकि वहाँ पर चर्निंग का एक्शन जो है या मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो आसानी से हो सके। पेरिस्टाल्टिक में वेव भी मिक्सिंग वेव के साथ ही स्टोमिक की वॉल में प्रोड्यूस हो रही होती है। पेरिस्टाल्टिक वेव मिक्सिंग वेव के कंपैरेटिवली लेस फ्रीक्वेंट होती हैं बट स्ट्रोंगर होती हैं जिसके नतीजे में ये काइन को पैलोरिक स्फिंक्टर की तरफ पुश करती हैं ताकि इसको आफ्टर द डाइजेशन इन द स्टोमिक ड्यूडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करवाया जा सके। पैलोरिक स्फिंक्टर इस सारी एक्टिविटी में जब तक स्टोमिक में फूड की डाइजेशन हो रही थी उस दौरान पैलोरिक स्फिंक्टर क्लोज था, पार्शली क्लोज रहता है ड्यू टू दी टोनिक कंट्रैक्शन। टोनिक कंट्रैक्शन मीन
एक परमानेंट कंट्रैक्शन की बात की जा रही है, यानी उतने अरसे तक पेलोरिक स्फिंक्टर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जब तक के स्टोमक के अंदर डाइजेशन की एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होती है। हर पेरिस्टाल्टिक वेव के नतीजे में स्मॉल अमाउंट ऑफ द काइम को ड्यूडेनम में पास किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये पेरिस्टाल्टिक वेव मिक्सिंग वेव जिनके नतीजे में स्टोमक में चर्निंग का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा था, उसके मुकाबले में पेरिस्टाल्टिक वेव जो स्टोमक की वॉल में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चलती हैं, ट्रैवल करती हैं, वो लेस फ्रीक्वेंट होती हैं बट स्ट्रॉन्गर होती हैं। इन्हीं के नतीजे में काइम को टूवर्ड्स द ड्यूडेनम प्रोपेल किया जाता है या पुश किया जाता है। पायलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है जिसके नतीजे में स्मॉल अमाउंट ऑफ काइम को ड्यूडेनम में पास किया जाता है। यही सारा कुछ अब आप एक वीडियो के अंदर देखेंगे जो स्टोमक में हमने डाइजेशन देखी है। इस सारे प्रोसेस को एक वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश What exactly happens in our stomachs when we eat? आसानी से Even before we have taken the first bite of a meal, the brain sends impulses to the stomach. These impulses start the production of secretions in the stomach, and the upper part of the stomach, which acts as a reservoir, expands. The food passes into the stomach through the cardia at the stomach entrance. This is a muscle that acts like a valve, closing the top of the stomach. The top part of the stomach, the fundus, is where food and the air that we swallow with every bite is collected. This is where the stomach volume starts to adapt. The fundus is an extremely adaptable structure. The more food goes into the stomach, the more it actively expands. In the middle part of the stomach, called the body, gastric juice is produced and mixed with the mass of chewed food. The main component of gastric juice is gastric acid. This eliminates bacteria in the food and also helps to prepare the food for the following stages of digestion. The muscular contractions of the stomach wall churn the food mass and mix it with gastric juice. 3 contractions per minute move the food mass back and forth. After a certain time, the contents of the stomach are adequately broken down and mixed, and are passed in small quantities into the intestine via the pylorus. As the stomach empties, it gradually returns to its previous size. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से स्टोमक के अंदर होने वाले फंक्शंस की समझ आ गई होगी, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन की। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।